सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का भी शिलान्यास कहाँ किया। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। अच्छा, पहले ये बात करते हैं ये अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस क्या है। तो आप कहोगे ये भारत की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। और अभी इसी ने गुजरात के साणंद में भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। और इस प्लांट का नाम इन्होंने रखा है पामनारो। पामनारो नाम रखा है। तो इस प्लांट में क्या होगा, इस प्लांट में उपग्रहों सैटेलाइट्स को डिजाइन किया जाएगा, उनका निर्माण होगा, उनका परीक्षण, ये सब काम यहीं पर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो लिस्ट में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के आपको मिलेंगे जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो किसी न किसी कारण से न्यूज में रही थी। क्योंकि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में से प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। मैं एग्जाम्पल के रूप में ये प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने। वैसे तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन एक उदाहरण के रूप में ये प्रश्न आपके सामने रखता हूं। देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारत का पहला स्पाई सैटेलाइट जासूसी उपग्रह, इसको स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया था। पूछ रहे तैयार किसने किया था। तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन है। अब क्या आप ये बता सकते हो इसका उत्तर क्या होगा। तो देख रहे हो प्रश्न आते हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो इसका तो मैं बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और इस सैटेलाइट का नाम भी याद रख लेना, TSAT-1A। अब आओ, अब मैं आपको इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज करवाता हूं। देखो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1, इसे 2024 में चेन्नई से लॉन्च किया गया था। और इसे किस स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया। तमिलनाडु का एक स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया ने। और अगर पूछे भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है, विक्रम एस है, इसको लॉन्च किया था स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने, यह हैदराबाद की कंपनी है। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड जिसका नाम है धनुष, इसको किसने स्थापित किया, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने, चेन्नई की कंपनी है ये। और अगर पूछे कि भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना ये किसने खोला था और कहां पे खोला था, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने ही, कहां पर, चेन्नई में। और अगर पूछे कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो कि 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है, इसका नाम है धवन 1, किसने बनाया, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसका नाम है अग्निलेट, इसको तैयार किया अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट, इसका नाम है अग्निबाण, इसको भी अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने ही बनाया है और इसमें ये अग्निलेट इंजन लगा हुआ है। उसके अलावा भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल, इसका नाम है फायरफ्लाई, इसको लॉन्च करने वाली पहली भारतीय स्पेस स्टार्टअप कंपनी है पिक्सेल, ये कागी कंपनी है बंगलुरु की। दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, इसका नाम है स्कॉट, इसको लॉन्च किया था एक स्टार्टअप कंपनी हमारी स्पेस स्टार्टअप कंपनी दिगंतारा बंगलुरु की, उसने लॉन्च किया था। कुछ और प्रश्न देखो। अगर पूछे भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन जिसका नाम है तेज, इसको लॉन्च किया हाइप्रिक्स ने, बंगलुरु का एक डिफेंस स्टार्टअप है। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसने लॉन्च करने की घोषणा की थी, टेक मी टू स्पेस, हैदराबाद की कंपनी है। ध्रुव स्पेस ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और इसने स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसके जरिए अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है लीप 1। भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का नाम है विक्रम 1, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने इसको बनाया। और इसी ने हमने पढ़ा था भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट यानी कि पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-S, उसको भी इसने तैयार किया था। भारत का पहला प्राइवेट PSLV जो रॉकेट है उसको किसने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जो भी प्राइवेट स्पेस कंपनियों से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। किसने क्या लॉन्च किया, किसने क्या बनाया, किसने बनाया, उस कंपनी का नाम, वो कहाँ की कंपनी है, और जो भी चीज उन्होंने बनाई उसका नाम क्या रखा है, वो सब मैंने आपको चीजें बताई है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में 39वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया। तो आंसर होगा अर्जेंटीना को। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की। 2026 में 49 नंबर का एडिशन है। अभी 22 जनवरी को शुरू हुआ, 3 फरवरी तक चलेगा।
कहाँ पर? कोलकाता में जो साल्ट लेक मैदान है वहां पर। और इसमें फोकस कंट्री चुना गया है अर्जेंटीना को। ये पहली बार है जब किसी लैटिन अमेरिकी देश को इसमें फोकस देश के रूप में चुना गया हो। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जो वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हुआ था, 53rd नंबर का एडिशन नई दिल्ली में, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री चुना गया था कतर को, और फोकस कंट्री उसमें चुना गया था स्पेन को, तो वो भी याद रखना है। अब यहाँ पे बात अर्जेंटीना की हो रही है, तो मैं आपको अर्जेंटीना ले चलता हूँ। ये रहा मैप में अर्जेंटीना। तो आप देखोगे अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिकी देश है, कैपिटल ब्यूनोस आयर्स होती है, और करेंसी है अर्जेंटीनी पेसो। प्रेसिडेंट है जेवियर मिले। पंपास घास के मैदान आपको मिलेंगे अर्जेंटीना में। और साउथ अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे माउंट एकांगुआ कहते हैं, कि आपको अर्जेंटीना में मिलेगी, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना को 11 वर्ष हो गए, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर होगा 22 जनवरी 2015 को। तो कौन सी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो लॉन्च होती है 22 जनवरी 2015 में, और इसे अभी 2026 में पूरे 11 साल हो चुके हैं। और ये योजना 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है इस योजना का, बात करें किसके लिए है ये योजना, तो बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए पैसा जोड़ने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। ये योजना भारत के वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो क्या होता है इसमें वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें माता पिता बच्ची के नाम से खाता खोलते हैं, पर कंडीशन ये है कि बच्ची की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, और खाता खोलने से 15 साल तक पैसा आपको जमा करना होगा, लेकिन खाता 21 साल तक चलता रहेगा। एक परिवार में मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए ये योजना है। और कितना डिपॉजिट करा सकते हैं तो उसकी भी लिमिट है। मिनिमम डिपॉजिट आप करा सकते हो साल में, मिनिमम है 250 रुपए। मैक्सिमम आप करा सकते हो साल में 1.5 लाख रुपए बच्ची के अकाउंट पे। तो बेटियों के भविष्य के लिए ये सबसे सेफ और हायर इंटरेस्ट देने वाली योजना मानी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है ये योजना। तो जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद करूंगा आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा। अब केंद्र सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आपके लिए कुछ होमवर्क प्रश्न है। ये रहा आज का पहला होमवर्क प्रश्न आपके लिए। जो आज हमने प्रश्न पढ़ा है उसी से संबंधित एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी एग्जाम में। इसमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप आराम से वीडियो को पॉज करना और आंसर बताना। आंसर तो मैं आपको पीछे थ्योरी में समझा ही चुका हूँ। देखते हैं आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। और एक और ये रहा प्रश्न, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ केंद्र सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो न्यूज में रही थी। एक हमने पढ़ा था, भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना। इसके लिए बजट रखा है 34,300 करोड़ रुपए। 7 साल तक चलेगा ये मिशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मार्च 2019 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री G1 योजना 2019 में 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को, कहां से? सूरतगढ़ राजस्थान। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ाया? 31 मार्च 2000, जो कि लॉन्च हुई थी 2018 में। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। और जो भी लोग अपने छतों पे सोलर पैनल्स लगवाएंगे तो उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने ही इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 1 जून 2020 को ये शुरू हुई थी, और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2030 तक के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 10 सितंबर 2020 को शुरू होती है। और अभी हमने पढ़ा था जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसका नाम बदल के वीजी रामजी कर दिया गया, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और मनरेगा ये लॉन्च कब हुआ था? 2005 में। और इसी तरह से हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल ने भी उनकी जो रोजगार गारंटी योजना है कर्मश्री, उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया था इसके बाद। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा की है। ये योजना शोधकर्ताओं के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। इसमें उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि रिसर्च में आ रही वित्तीय बाधाओं को दूर किया जा सके और नई खोजों को यानी कि इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जा सके। कितने रुपए मिलेंगे?
तो जो रेगुलर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, नियमित शोध छात्र हैं, उनको महीने में हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे, जबकि दिव्यांग शोध छात्रों को प्रति महीना 40,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये योजना है असम की। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद असम लेकर के चलूंगा। जैसे कि देखो, भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान स्किल देने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की और अभी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने शुरू की, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी बिहार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात ने शुरू किया। राजभवन अन्न धन योजना गोवा ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। और गज मित्र योजना को असम ने ही शुरू किया था। अब बात तो असम की हो रही है, तो ले चलते हैं आपको असम। ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक। वृक्ष है होलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। फल है काजी नेमू। लोक नृत्य में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस है सतरिया। त्योहार में बात करें, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। असम का 7वां नेशनल पार्क बना था दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। बाकी 6 भी देख लो कौन कौन से हैं। रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। और भारत का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा नदी पुल बोलो, भूपेन हजारिका है, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। और अभी 2026 के ही 2-3 प्रश्न मैं आपको असम से और बता दूं। एक तो अभी असम ने संस्कार शाला कार्यक्रम भी शुरू किया था। 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए। और 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य भी असम बना था। और देश की पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ शुरू हुई है? असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्राशी 1 ये कहां पर चलाया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए अभी ऑपरेशन त्राशी 1 चलाया था। इसे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर के चलाया जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस जो अभी न्यूज में थे, मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक ऑपरेशन संस्कार हमने पढ़ा था, राजस्थान पुलिस ने शुरू किया था। राजस्थान में भी कहाँ पे? डूंगरपुर में। बाइक्स पे जो गुंडागर्दी करते हैं युवा, उनके खिलाफ था ये। ऑपरेशन सागर बंधु, अभी श्रीलंका में दितवा नाम से चक्रवात आया था, दितवा नाम रखा था यमन देश ने, तो मदद के लिए चलाया था हमने। ऑपरेशन सिंधु, ईरान और इसराइल के संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप आया था, तो मदद के लिए चलाया हमने ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन थंडर, इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया था। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के लड़ाकों, हथियारों और ठिकानों को नष्ट किया था, उसके लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक चलाया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन को चला करके, या इस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो थे मदुरो, उनको गिरफ्तार किया था, तो उसके लिए ऑपरेशन चलाया था ये। ऑपरेशन प्रहार, अभी पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए चलाया था ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन स्वदेश पढ़ा हमने, ईरान में जो हिंसा हुई तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेशन बिल्कुल रिसेंटली अभी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा सिक्किम है। तो सिक्किम पुलिस को अभी प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान पाने वाला ये देश का 15वां स्टेट पुलिस फोर्स बन गया है। और इस पुरस्कार को, इस सम्मान को निशान के रूप में भी जाना जाता है, निशान के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना। और इसे विशिष्ट सेवा, वीरता और अनुशासन के लिए दिया जाता है। और ये ध्यान रखना, असम और त्रिपुरा के बाद ये सम्मान पाने वाला सिक्किम तीसरा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। तो ये पुरस्कार पाने के बाद वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं, अपनी वर्दी के बाएं आस्तीन पर एक विशेष प्रतीक, एक निशान धारण करते हैं। अब हम सिक्किम चलेंगे, उससे पहले पुलिस से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, हमने करंट अफेयर्स में
पुलिस से संबंधित जो भी प्रश्न है वो एक साथ में इकट्ठे करके आपके लिए लेकर के आया हूं, वो हम रिवाइज करते हैं। देखो, आपको याद होगा गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि नाम से एक परियोजना शुरू की थी जिसमें ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 अभी दुबई में हुआ था। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा नाम से एक पहल शुरू की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर E0 FIR पहल शुरू की? दिल्ली। 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 में भारत में होंगे, अहमदाबाद में। इस तरह के गेम्स को पहली बार भारत होस्ट करेगा। अभी 2025 वाले 21वां संस्करण हुआ था बर्मिंघम USA में। 2027 में 22वां संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर 23वां संस्करण होगा भारत में। अच्छा, ये 21 वाले जो भी हुए थे उसमें टॉप पर अमेरिका रहा, भारत तीसरे स्थान पर रहा है। बाकी अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, ये भारत का पहला ISO सर्टिफिकेट या ISO सर्टिफाइड स्टेशन बन गया है। कहां पर है? केरल के अल्लपुजा जिले में है ये अर्थुंकल पुलिस स्टेशन। उसके अलावा बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभया ब्रिगेड को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है बिहार में महिलाओं को या गर्ल स्टूडेंट से उनकी सिक्योरिटी करना। 60वें नंबर का भी पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में। और केंद्र सरकार ने देश भर के लगभग 250 भारतीय बंदरगाहों पोर्ट्स के लिए CISF को नया सुरक्षा नियामक सिक्योरिटी रेगुलेटर नियुक्त किया है। ठीक है, तो पुलिस से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बाकी बात तो यार सिक्किम की हो रही थी ना, तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल इसके गंगटोक होती है। मुख्यमंत्री है PS गोले या प्रेम सिंह तमांग बोल दो। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, आज सिक्किम से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले याद रखना कि नामग्याल राजवंश ने 17वीं शताब्दी में आधुनिक सिक्किम राज्य की स्थापना की थी। 1975 में सिक्किम ये भारत का 22वां राज्य बना था। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ये सिक्किम में है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको सिक्किम में ही मिलेगा, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है और भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर कहां पर लॉन्च हुआ था? सिक्किम के सोरेंग जिले में। और आपको याद हो तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। कहां पे? रंगपो में। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां पर स्थापित हुआ था? सिक्किम में ही। और सिक्किम का पहला रामसर स्थल ये 2025 में बना था। कौन सा? खेचेओ पालरी वेटलैंड। और सिक्किम ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, आप जानते ही हो। बाईचुंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? नामची सिक्किम में। यहाँ की राजकीय मछली बनी थी कूपर महसीर, जिसे केटली भी बोलते हैं। सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई बनाया था। लोसांग महोत्सव होता है यहाँ पे, बुमचू उत्सव होता है। और आपको याद दिला दूं, अभी 2025 में सिक्किम के 2 उत्पादों को, 2 वाद्य यंत्र थे एक तरह से लेप्चा समुदाय के, उनको GI टैग मिला था। चलो, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रख देता हूं मैं। वो वाद्य यंत्रों के नाम आपको बताने हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से अभी सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता अशोक शेल्के को। तो अभी 23 जनवरी को हमने जब पराक्रम दिवस मनाया था, तो उसी मौके पर आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में दिए जाने वाले जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है अभी 2026 के लिए उसकी घोषणा की गई। तो 2 कैटेगरी में इसमें दिए जाते हैं, संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में। इस बार दोनों में दिए गए, मैं आपको बताता हूँ। संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। इसे आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया मजबूत करने के लिए चुना गया है। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को चुना गया। उन्हें क्यों चुना गया? तो 2024 में केरल के वायनाड में जो बाढ़ और भूस्खलन आया था, उसमें बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन का नेतृत्व उन्होंने किया था और उसी के लिए इनको चुना गया इस पुरस्कार के लिए। पराक्रम दिवस कल मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम मनाते हैं ये 23 जनवरी को। और इसमें कई तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए थे जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, पहली बार कब दिए गए थे या कब शुरू किया गया था? तो 2019 आंसर होगा। जो पुरस्कार की भी बात कर ले, कितनी इनाम दिए जाता है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये हम 2026 का पढ़ रहे हैं।
और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। जैसे 2025 का आपको याद होगा, पिछले साल का केवल संस्थागत श्रेणी में दिया गया था, किसे? इनकोइस को, मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को दिया गया था, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, ये देखो DSSB के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन एग्जाम में आता जरूर है इस तरह का प्रश्न, तो इस बार वाला भी आपको याद रखना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को मनाते हैं। हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है, और इसे मनाना शुरू किया था 2008 में। महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको मनाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, जरा बताओ तो याद रखना अन्नपूर्णा देवी है। तो पहली बार इस दिन को 2008 में मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य बालिकाओं की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? तो वैसे इस साल की कोई स्पेशल ऐसी कोई थीम आई नहीं है, ये पिछले साल की थीम है, मैं आपको बता देता हूँ क्या थी। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, बालिकाओं को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना। अच्छा, ये दिवस से ही याद रखना, ये तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एक इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, वो 11 अक्टूबर को होता है। और यहीं से आप याद रख पाओगे कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये भी 24 जनवरी को हम मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को होता है। इसको आप ऐसे याद रख लो भाई, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक पॉइंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने याद रख लिया राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और यहां से लिंक करने का एक ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो आप, भाई जो बालिकाएं हैं, किसकी बालिकाएं? हमारी बालिकाएं। अब यहाँ पे राष्ट्रीय मनाएंगे या अंतरराष्ट्रीय वाला, इसको ऐसे याद करेंगे, हमारी बालिकाएं भारत की है, तो मतलब राष्ट्रीय हमने बोला, हमारी बालिकाओं को, हमारी बच्चियों को हमें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा देनी है। ठीक है, तो कौन सी शिक्षा हो गई? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा, 24 जनवरी को होता है, ये याद रह जाएगा। अब इनके अलावा क्या बच गया? अंतरराष्ट्रीय बालिका बच गया और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बच गया। और दोनों की मजेदार बात क्या है, दोनों ये 11 तारीख को ही मनाए जाते हैं, बस महीने आगे पीछे हो गए। और वैसे आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो याद ही होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं की जयंती को होता है। तो अगर वो वाला आपको याद है 11 नवंबर को, तो उससे जस्ट एक महीने पीछे चले जाओ, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा लिंक बिठा करके ऐसे याद रख पाओगे। अभी तक चलो देख लेते हैं जनवरी में हमने कौन कौन से दिवस मनाए वो भी। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, यानी कि सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, आर्मी डे। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया हमने। ठीक है, तो अभी तक जनवरी के ये इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लोकायन 26 अभियान पर कौन सा शिप रवाना हुआ? तो आंसर होगा INS सुदर्शिनी। तो लोकायन 26 क्या है? ये भारतीय नौसेना का एक वैश्विक समुद्री मिशन है, और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक सेल ट्रेनिंग शिप यानी कि पाल प्रशिक्षण जहाज, जिसका नाम है INS सुदर्शिनी, ये 10 महीने की लंबी यात्रा पर जाएगा। कहां से? कोच्चि केरल से, जिसमें ये 22,000 नॉटिकल मील, लगभग 40,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। इसमें ये जहाज 13 देशों का दौरा करेगा और 18 विदेशी बंदरगाहों पर रुकेगा। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करना और मित्र देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना। और ये जो जहाज है INS सुदर्शिनी, ये भारतीय सेना का एक सील ट्रेनिंग शिप है, जिसका निर्माण किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इसको हमने शामिल किया था 2012 में। अच्छा, इसी तरह का एक और अभियान में आपको मिलता जुलता रिवाइज करवाता हूँ, जिसका नाम है, देखो, समुद्री प्रदक्षिणा। इसे अभी सितंबर 2025 में ही हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसे रवाना किया था। मतलब इसमें हमारी तीनों सेनाओं की जो महिलाएं हैं, महिला अधिकारी हैं, वो इस मिशन में गई थी। एक तरह का जल यात्रा अभियान था। नाम याद रखना इसका, क्या नाम था? समुद्री प्रदक्षिणा इस अभियान का नाम था। और जिस जहाज में ये बैठ करके गई है उसका नाम है INS त्रिवेणी। और इस अभियान को कहाँ से रवाना किया गया था? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। हर साल ये हम अभियान चलाते हैं। इससे पहले इसका नाम नाविका सागर परिक्रमा रखा था, इस बार हमने इसका नाम समुद्री प्रदक्षिणा रखा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना।
और आईएनएस का क्या मतलब होता है? इंडियन नेवल शिप होता है। इसी तरह के हमारे और जहाज न्यूज में रहे थे, मैं आपको एक एक करके रिवाइज कराता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो वाले करवा रहा हूँ। आईएनएस विक्रांत, आपको याद है भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और आईएनएस अर्नला, ये भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है, जिसका निर्माण किया गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड ने। और इसमें दूसरा वाला कौन सा है? आईएनएस एंड्रोथ है। और तीसरा वाला कौन सा है? आईएनएस अंजदीप है। आईएनएस अरिहंत, ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। और दूसरी कौन सी है? आईएनएस अरिघात है। और तीसरी कौन सी है? आईएनएस अरिदमन है। उसके अलावा भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत का नाम है आईएनएस निर्देशक। तो पहला कौन सा था? आईएनएस संध्याक था। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में स्थित आईएनएस सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की थी, इसका नाम है विनेत्रा। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय, म्यूजियम और कृत्रिम रीफ, आर्टिफिशियल रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और इसको बनाने के लिए हम एक जहाज को डुबोएंगे पानी में, उसका नाम है आईएनएस गुलदार। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहां पर स्थापित करेगा? तो आंध्र प्रदेश में। और आईएनएसवी कौंडिन्य आपने पढ़ा था, प्राचीन सिले हुए जहाजों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, उसी का नाम है आईएनएस कौंडिन्य, आईएनएसवी कौंडिन्य। और भारतीय नौसेना में साइलेंट हंटर यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस माहे को अभी शामिल किया गया था मुंबई से। और इसका निर्माण किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि जनवरी 2026 में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से अभी प्रतिबंध किसने लगा दिया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य में गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा और निकोटिन युक्त सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर, उनके उत्पादन पर, उनके भंडारण पर, स्टोरेज पर, उनकी बिक्री सेल पर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने के लिए लिया गया। अच्छा, तंबाकू मसाले से मेरे को याद दिलाना है आपको, जीएसटी रिफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था 2025 में। इसमें हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था कि जो दो स्लैब है जीएसटी की, 12% वाली और 28% वाली, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब केवल दो स्लैब बची है, 5% वाली और 18% वाली। इसके अलावा सिन प्रोडक्ट्स पर 40% का एक नया टैक्स लगाया गया। सिन प्रोडक्ट्स मतलब क्या हो गए? जो तंबाकू, पान मसाला प्रोडक्ट्स हो गए, या जो लग्जरी कारें हो गई, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे लगेगा 40% का टैक्स। और ये लागू हो जाएगा अभी 1 फरवरी 2026 से। तो ये भी याद रखना, तंबाकू पान मसाला पे कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? 40%। आपको याद दिलाऊं, पिछले साल भी 2025 में भी झारखंड ने 1 साल के लिए तंबाकू और निकोटिन युक्त जो भी गुटखा पान मसाले आते हैं उन पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अभी तो उड़ीसा ने लगाया है, तो आपको उड़ीसा ले चलता हूँ एक बार। ये रहा मैप में उड़ीसा। और उड़ीसा में ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी ये चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। बाकी कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर हो गया। पक्षी है इंडियन रोलर। वृक्ष है पीपल का। पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। हीराकुड बांध है महानदी पर। इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप है यहाँ पे, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी है। क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पे, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर है, व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देखो तो नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु यात्रा उत्सव हो गया। ये सब यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज डेली बनाई जाती है, जाकर के प्रैक्टिस करिए, क्विज लगाइए। आज जो हमने प्रश्न पढ़े हैं उनकी क्विज लगाइए, और कोशिश करिए कि पीछे जो आपने पढ़ लिया उनकी भी साथ में आप क्विज लगाते रहें, ताकि उनका भी साथ में रिवीजन होता रहे। या आपके रूटीन में लेकर के आइए। कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए, भाई आज जो पढ़ा है वो तो लगाना ही है। उसके पहले एक काम करो, 5 दिन या 7 दिन का ऐसे सेट कर लो अपना मामला, कि 7 दिन पहले की एक क्विज उठानी है, उसको सॉल्व करना है। और डेली ये प्रोसेस रखो, ताकि आज जो पढ़ा है उसका भी क्विज लग जाएगा, और 7 दिन पीछे की या 5 दिन पीछे जो भी आपने सेलेक्ट करा है, डेली यही चलने दो, ताकि पीछे का भी आपका रिवीजन होता रहेगा, वो भूलोगे नहीं। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं।
क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्विज और पीडीएफ दोनों वहां पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में। तो कल पहला प्रश्न पढ़ा था, पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को। फिर पढ़ा, इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया? पिक्सेल। कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर देश बन गया? यूएई। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया ग्रामा माचेल को। और सिंगापुर की ट्री लेडी के नाम से मशहूर पर्यावरणविद का निधन हो गया, नाम क्या है उनका? कीर्तिदा मेकानी। 27 जनवरी को और 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और एक बुक आई है, चार्ल्स ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स। इसको लिखा है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। और तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया? यूएई। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? किंगदाओ, चाइना का है। और टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है आईआईसी बेंगलुरु, कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सही उत्तर था इसका कोलकाता। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।